हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका रिस्पांस थोड़ा ठीक ठाक ही था पिछले वीडियो पे। कुछ ज़्यादा लोगों ने कमेंट नहीं किया अबाउट द क्वेश्चन विच आई आस्क्ड, तो प्लीज़ आंसर करिएगा, आपका ही फ़ायदा है एंड दैट विल कीप मी मोटिवेटेड फॉर पोस्टिंग न्यू वीडियोज़ डेली। सो लेट्स बिगिन विद 25th में एनालिसिस। जीएस पेपर 2 का पहला टॉपिक है डोमिसाइल्स रूल फॉर जम्मू कश्मीर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में फिर से देख लेते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने अमेंड किया है 2010 लेजिस्लेशन, कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज एक्ट। ठीक है, तो वहाँ पे उसमें सिविल सर्विसेज एक्ट में क्या था कि जो उसमें परमानेंट रेजिडेंट्स था, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 35 है उसमें भी परमानेंट जो आर्टिकल 35 था जिसके तहत जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स को परमानेंट रेजिडेंट्स का स्टेटस मिला था, तो उसे परमानेंट रेजिडेंट्स को हटा के डोमिसाइल्स ऑफ यूटी बना दिया गया है, क्योंकि अभी आर्टिकल 35 एंड आर्टिकल 370 हैव बीन रिवोक्ड। सो दिस इज द कंटेक्स्ट एंड दिस हैज़ रीडिफाइंड डोमिसाइल थ्रू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2020। ठीक है, तो जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो तो ओरिजिनली 2019 में आया था। ठीक है, अगस्त में जो हमने ये 35A और 370 को रिवोक किया था, पर जो ये ऑर्डर है 2020 का, उसके तहत ये जो डोमिसाइल वो है उसको रीडिफाइन किया गया है। तो देख लेते हैं 2010 का एक्ट क्या कहता है सिविल सर्विसेज वाला। एम्प्लॉयमेंट इन सिविल सर्विसेज कॉम्प्रोमाइजिंग डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल एंड स्टेट कार्डर पोस्ट। तो जो सिविल सर्विसेज में मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं कौन से 3 लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल एंड स्टेट कार्डर पोस्ट, उन पे इसकी डिप्लॉयमेंट होगी। तो उसके लिए ये एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया है। उसमें सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जेके जम्मू कश्मीर सिर्फ एलिजिबल थे टू अप्लाई फॉर गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड पोस्ट। ठीक है, तो परमानेंट रेजिडेंट्स थे। तो अब इसमें क्या है, डोमिसाइल बोल दिया गया है। ठीक है, तो डोमिसाइल किसके पास पावर है इशू करने का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट तहसीलदार जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है। तो अभी अब आगे हम देखेंगे क्या क्या फ़ायदा होता है डोमिसाइल से, क्योंकि अगर परमानेंट रेजिडेंट्स होता तो सिर्फ जम्मू कश्मीर वालों का होता। अब इसके लिए डोमिसाइल हमने बोल दिया, इसके लिए क्या है कि जो लोग वेस्ट मतलब जम्मू कश्मीर या फिर पीओके के हैं तो उनको भी यहाँ से बेनिफिट हो जाएगा, जो माइग्रेंट्स है वहाँ से आए हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग। तो डेफिनेशन ऑफ डोमिसाइल्स क्या है कि भाई ऐसा कोई बंदा जो 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रखा हो और स्टडीड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years एंड अपेयर्ड। ठीक है, 7 साल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और 10वीं और 12वीं के या किसी में भी एग्जाम में आपको वहाँ पे अपीयर होना है। ठीक है, एंड और हु इज़ रजिस्टर्ड एज माइग्रेंट बाय रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर। ठीक है, माइग्रेंट कौन घोषित करता है, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर। अगर किसी को माइग्रेंट घोषित करिए तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो 15 साल रहो या आपने पढ़ाई की है तो 7 साल पढ़ाई की हो और 10वीं या 12वीं में से कोई भी एग्ज़ाम दिया हो। तो और कौन सा, चिल्ड्रंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्योंकि बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन तो था ना जम्मू कश्मीर का हमारे अंडर। तो इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जो डिप्लॉयड थे उस चीज़ के लिए, तो उनके जो बच्चे, ठीक है, या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑफिशियल्स ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, या फिर कोई भी जो बंदा है ऑफ द सेंटर हु हैव सर्व्ड इन जम्मू कश्मीर फॉर टोटल पीरियड ऑफ 10 years विल बी डोमिसाइल। ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं तो उनके बच्चे हैं, अगर जो लोग हैं उन्होंने जो भी इसमें इंक्लूडेड हैं इस क्राइटेरिया में, उन्होंने 10 साल काम किया है वहाँ पे, तो उनके बच्चे ऑटोमेटिकली विल बी डोमिसाइल्ड। एंड कौन इशू करेगा, तहसीलदार हु इज़ रेवेन्यू ऑफिसर। डोमिसाइल स्टेटस उनके लिए भी लागू होता है जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं जाके। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, जैसे शॉल बेचने वाले आते हैं बहुत सारे कश्मीर वाले। ठीक है, तो ये भी एम्प्लॉयमेंट अगर यहाँ करे तो वो भी डोमिसाइल्ड है वहीं के ही। ठीक है, तो क्या होगा, उनके पेरेंट्स को फुलफिल करनी पड़ेगी एनी ऑफ द कंडीशंस प्रोवाइडेड। ठीक है, कि वो 15 साल वहाँ पे रहे हों। सो दिस इज़ द क्राइटेरिया। तीनों क्राइटेरिया हैं, याद रख लेना, क्योंकि डोमिसाइल मोर और लेस सभी स्टेट्स का थोड़ा सेम ही होता है, तो कभी मेंशन करने को आए तो आप थोड़ा याद रखना इसके बारे में। व्हाट आर द रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। रूल क्या होंगे भाई, 15 दिन के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा, वरना आपको पीनलाइज कर दिया जाएगा। 50,000 जो तहसीलदार की सैलरी है उसमें से काट दिया जाएगा। रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर हु लिव आउटसाइड द स्टेट कैन गेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बाय प्रोड्यूसिंग परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स, राशन कार्ड और एक वोटर कार्ड की कॉपी वगैरह देनी होती है। जो माइग्रेंट्स रजिस्टर्ड नहीं हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्टोरल रोल ऑफ 1988। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था, 1988 था, 1990s थे, तो जम्मू कश्मीर में इंटरनल सिक्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो बहुत ज़्यादा लोग जो पीओके से थे ना वहाँ से भाग के यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आ गए। ठीक है, तो वो माइग्रेंट्स ही कहलाएंगे ना। ठीक है, तो माइग्रेंट्स ही कहलाए, तो इसीलिए वो माइग्रेंट्स है वो अपना दिखा सकते हैं कि भाई हम माइग्रेंट्स हैं और हम वहाँ से आए हैं और ये हमारे इलेक्टोरल रोल्स वहाँ पे हमारे नाम हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये अच्छा प्रोविजन कर दिया गया है। तो इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इस रूल्स की, सबसे अच्छी चीज़ कि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ एंड चिल्ड्रंस ऑफ वुमेन हु मैरिड नॉन लोकल्स, ठीक है,
जो वुमेन है जो जिन्होंने नॉन लोकल, क्योंकि परमानेंट रेजिडेंट्स क्या कहता था उसमें, शादी भी आपको अगर जम्मू कश्मीरी से ही नहीं करे, किसी के बाहर वाले से कर रहे हो, तो आपका जो रेजिडेंट वाला स्टेटस है वो हट जाएगा बच्चे के लिए। तो ये अभी दोबारा उसको नलीफाई कर दिया, एंड जो बच्चे ऐसी वुमेन की जिसने नॉन लोकल से शादी की है वो भी जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। एंड यही बता रहा है कि MHA का रिप्लाई कि भाई इतनी इतनी वैकेंसी है, इतनी खाली पड़ी है, तो इससे क्या होगा कि वैकेंसीज़ भी भरेंगे एंड जम्मू कश्मीर की जॉब्स के लिए लोग अप्लाई कर पाएंगे ज़्यादा। तो ये स्टैट्स याद करने की ज़रूरत नहीं कितनी वैकेंसी खाली है, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं। देन व्हाट इज़ द पॉलिसी बीइंग अपोज्ड, ये बोल रहे हैं कि भाई आप डेमोग्राफी बदल रहे हो जम्मू कश्मीर की, ठीक है, एंड इसके तहत आपको नहीं करना चाहिए। तो ये चैलेंज है, ये पिटिशंस तो चैलेंज होती रहती है, हमने कंटेक्स्ट समझना है। आई होप वी आर क्लियर विद दैट, ठीक है। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है आर्टिकल 370 और 35 ये एग्जैक्टली क्या बोलता है वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो डोमिसाइल्स हमने पढ़ लिया, एंड बाकी चीज़ें पावर टू इशू डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स किसमें वो हमने देख लिया। देन इज़ अबाउट व्हाट एक्सप्लेन इंडिया चाइना बॉर्डर फ्लेयर अप, ठीक है। हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं इंडिया चाइना में जो बॉर्डर डिस्प्यूट तो नहीं, अभी थोड़ा टेंशन चल रहा है बॉर्डर पे, तो वो देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो हमारा जो पाकिस्तान के साथ है वो है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, और जो चाइना के साथ है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं हमारी। तो जो चाइना का बॉर्डर है वो हम कैसे, अभी मान लो इंडिया का ये जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला रीजन है, फिर ये नेपाल वाला, तो क्या होता है चाइना के साथ, ये वाला तो उनका वेस्टर्न बॉर्डर हो गया, ठीक है। जो अरुणाचल वाला है वो उनका ईस्टर्न बॉर्डर हो गया हमारे साथ, और ये मिडल, ठीक है। तो दिस इज़ वेस्टर्न, दिस इज़ ईस्टर्न एंड दिस इज़ मिडल एंड दिस इज़ ईस्टर्न बॉर्डर। तो ऐसे कैटेगराइज्ड है। तो इसमें कहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है भाई, पैंगोंग लेक लद्दाख में, डेमचोक एंड गलवान वैली। तो ये सारा ईस्ट तो वेस्ट वाला एरिया है ना जो लद्दाख के पास वाला, वो वाला भी टेंशन में आया हुआ है, ठीक है। क्यों आया है, क्योंकि LAC कभी डिमार्केट नहीं किया हुआ, ठीक है। हमने LOC डिमार्क किया हुआ है, शिमला एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम LOC मतलब एक लाइन खींची गई है बाकायदा, पर LAC को कभी डिमार्केट नहीं किया गया, इसीलिए डिफरेंट परसेप्शन है डिफरेंट लोगों की, क्रॉस बॉर्डर चाइनीज़ वालों की भी और हमारी भी। एंड अप्रॉक्स 2 डज़न ऐसे स्पॉट्स हैं, 24 ऐसे स्पॉट्स हैं इन द वेस्टर्न एरिया, जैसे लद्दाख में कुछ, और मिडल में हिमाचल उत्तराखंड में, सिक्किम एंड ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे टेंशन्स रहती ही रहती हैं, ठीक है। तो फेस ऑफ ऐसे होते हैं जब दो मतलब कंटेस्टेड जोन्स में, मतलब कभी चाइना वाले पेट्रोलिंग करने लग जाते हैं, हमारे वाले कहते हैं भाई ये तो हमारा इलाका है, वो कहेंगे नहीं हमें तो नहीं, हमारा ये तो हमारा इलाका है। तो कभी ऐसे होते हैं जब पेट्रोल्स एनकाउंटर होते हैं इस तरीके के, ठीक है। प्रोटोकॉल्स एग्रीड इन 2005 एंड 2013 बताते हैं रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, बट कभी उनका पालन नहीं किया गया, ठीक है। तो वाई हैज़ नॉट LAC बीन क्लैरिफाइड, ठीक है, क्यों क्लैरिफाई नहीं किया अब तक। इंडिया ने बहुत लॉन्ग प्रपोजल भेजा था कि भाई कर लो, देख लो भाई क्या कर सकते हैं इसमें, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। मैप्स भी एक्सचेंज हुए थे इन द मिडल सेक्टर, ठीक है, जो ये उत्तराखंड वाला पार्ट है, बट एक्सरसाइज फेल थ्रू इन द वेस्टर्न सेक्टर वेयर डाइवर्जेंस इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो जो वेस्टर्न वाला लद्दाख वाला पार्ट है, ठीक है, ये इंडिया का मैप, तो ये वेस्टर्न वाला पार्ट है, यहाँ पे एक्सरसाइज हमेशा फेल हुई। मिडल के लिए वो फिर एक बार को एग्री कर गए हैं, ठीक है, और ईस्ट में तो बस फिर उनकी ही चलती है। तो चाइनीज़ हैज़ सिंस रिजेक्टेड दिस एक्सरसाइज, ठीक है, बोलता है कि नहीं भाई इससे तो कॉम्प्लिकेशन हो रही है, हम तो नहीं करेंगे, ठीक है। एंड तो इंडिया क्या करे भाई इस चीज़ में जब अगला मान नहीं रहा, तो है ना। तो व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ बाउंड्री नेगोशिएशन, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या है स्टेट ऑफ द बाउंड्री नेगोशिएशन, 22nd राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये देखो आपको याद नहीं करना, ठीक है, थोड़ी क्रोनोलॉजी याद रखो कि भाई ऐसी कभी बातचीत हुई है दो कंट्रीज़ के बीच में, तो देख लेते हैं, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल एंड चाइना के स्टेट काउंसलर वांग वाई आई ने 2019 में दिल्ली में उन्होंने बातचीत हुई थी, उन्होंने एग्री किया था कि भाई अर्ली सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री क्वेश्चन सर्व्स फंडामेंटल इंटरेस्ट ऑफ बोथ कंट्रीज। भाई अर्ली सेटलमेंट कर लो, ठीक है। रिजॉल्व टू इंटेंसिफाई द एफर्ट्स टू अचीव फेयर, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। ये बोला गया कि भाई ऐसे सॉल्यूशन निकालो जो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हो, पर वो अब तक नहीं हुआ। 2005 में एन एग्रीमेंट ऑन पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स कंप्लीटेड फर्स्ट ऑफ इट्स 3 स्टेजेस, ठीक है। तो 3 स्टेज होनी थी, जिसमें से पहली स्टेज कंप्लीट कर ली। उस एग्रीमेंट में क्या बोला गया था कि भाई जो बॉर्डर पे पॉपुलेशन रह रही है हम उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि भाई वो दूसरी का है तो हम उसको घर जला दिए, ठीक है, ये जो रोहिंग्याज वाला काम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। एंड द करंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज इन्वॉल्व्स एग्रीइंग अ फ्रेमवर्क टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट इन ऑल सेक्टर्स। तो ये जो मतलब 2005 में था एग्रीमेंट था, इसमें 3 स्टेजेस थी, 3 में से एक ही स्टेज हम पार कर पाए, जो मतलब ये वाला कि भाई जो पॉपुलेशन है वहाँ पे उसको सेफ गार्ड करना है, पर सेकंड और थर्ड जो स्टेज थी वो पार नहीं हो पाई अब तक। एंड जो सेकंड स्टेज था उसमें क्या था कि रिजॉल्व डिस्प्यूट इन ऑल सेक्टर्स, और तीसरी में था कि बाउंड्री डिमार्केट करें, तो वो अब तक नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये एज अ स्टोरी याद करना है आपको, ठीक है, कि भाई ऐसी बाउंड्री टॉक्स हुई हैं, 2019 में भी हुई थी, ठीक है, 2005 में भी हुई थी, पर अभी तक ऐसा
हमारा जो LAC है वो अभी तक डिमार्केट नहीं हो पाया, LOC इज़ वेरी वेल डिमार्केटेड। तो व्हाट आर द प्रपोजल्स ऑफ सेटलमेंट्स, ठीक है। मेन डिफरेंस क्या है वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर में, मिडल वाला तो फिर थोड़ा बहुत चल जाता है। इंडिया सीज चाइनाज ऑक्यूपाइंग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अक्साई चेन। जो अक्साई चेन का एरिया है वो इंडिया सोचता है कि चाइना ने वो ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। और चाइना सोचता नहीं एग्जैक्टली ऑक्यूपाई कर रखा है, एंड ईस्ट चाइना सोचता है कि जो हमारा अरुणाचल का एरिया होना था वो इंडिया ने एलिजिडली ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। अक्साई चेन का एरिया दिखा दूँ मैं आपको, दिस इज़ अक्साई चेन जो अभी आज के टाइम में लद्दाख का पार्ट है, ठीक है। सो ये लद्दाख का पार्ट है अक्साई चीन। एंड थोड़ा मैं आपको इस मैप के बारे में बता दूँ। लुक, मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको मैप ध्यान रखना ही पड़ेगा। दिस इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दिस वन, एंड ये हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये अक्साई चीन का एरिया है, ये वाला जो चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पाकिस्तान बहुत शाना बन रहा था, उसने जो 1962 का वॉर था, ठीक है, इंडिया चाइना वॉर, ठीक है। तो उसके बाद 1963 में क्या किया, पाकिस्तान ने ये एरिया जो इतना POK का पार्ट था उनका, ये वाला एरिया चाइना को दे दिया, ठीक है। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे अगर चाइना और पाकिस्तान यहाँ पे मिल जाते तो कितना ज़्यादा ब्लंडर हो जाता, ठीक है। तो वो इंडिया को तो वो धीरे धीरे पूरा ये हमारा जम्मू कश्मीर भी ऑक्यूपाई कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मिलके। तो इंडिया ने क्या किया, ये वाला जो एरिया है ना, इसको क्या कहते हैं, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर है, उसको ऑक्यूपाई कर लिया था, वहाँ पे अपनी मिलिट्री बढ़ा दी थी। तो ये वाला सियाचिन ग्लेशियर ऑक्यूपाई करके क्या हुआ कि जो ये अक्साई चीन यहाँ पे जो चाइना वाले यहाँ पे ना जा पाए, इन दोनों का कनेक्शन तोड़ दिया सियाचिन ग्लेशियर पे अपनी मिलिट्री भेज के, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग। तो यही बोलता है कि भाई इंडिया को लगता है, इंडिया ने बोला है चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और चाइना को लगता है हमने उनका एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है। स्वैप के लिए भी बोला था चाइना ने 1960, एंड बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, एंड म्यूचुअल एडजस्टमेंट नहीं हो पाई है। एट द सेम टाइम मोस्ट रियलिस्टिक सॉल्यूशन विल इन्वॉल्व ओनली माइनर एडजस्टमेंट अमंग LAC, ठीक है। एंड क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी कंट्रीज़ नहीं देगी अपनी अपनी टेरिटरी किसी को, ठीक है। तो ये मैप है जो अभी दिक्कत वाला पार्ट दे रहा है, ठीक है। ये इंडिया का पार्ट है, ये चाइना का पार्ट है, ठीक है। तो ये डेम चौक जो एरिया हमने पहले पढ़ा ऊपर, ठीक है, एंड ये वाला एरिया दिक्कत दे रहा है कि भाई किसका किसका एरिया है, एंड यहाँ पे चाइनीज़ अपनी ट्रूप्स को भेज रहे हैं। सो दिस इज़ द थिंग। देन देख लेते हैं, हाँ ये वाला मैंने अब आपको पता तो है LAC क्या है। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ 2 कंट्रीज ऑन तवांग, ठीक है। तवांग पे इंडिया का क्या स्टैंड है और चाइना का क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए। POK के बारे में आपको पता है। और लिपुलेख पास देख लेते हैं, लिपुलेख, ठीक है। याद रखना उत्तराखंड में 3 पासेस हैं, ठीक है। कौन से, माना, नीति, लीपू, याद रखना नाम से, माना, नीति, लीपू, MNL, ठीक है। तो ये तीनों पासेस हैं यहाँ पे, ये देखो लिपुलेख पास, ठीक है। लिपुलेख तो बिल्कुल ही नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है, और नीति पास यहाँ पे है, ठीक है। ये सारे तिब्बत को बॉर्डर करते हैं ये वाले पास, ठीक है। तो और ये माना पास, ठीक है। तो जो लिपुलेख पास है, यहाँ से वहाँ पे मानसरोवर जो माउंट कैलाश है वहाँ पे भी लोग जाते होते हैं, ठीक है। कई नेपाल से भी होके जाते हैं, पर ये वाला पास है जो कनेक्ट करता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। पासेस इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। देन इज अबाउट वाई आर इंडिया एंड नेपाल फाइटिंग ओवर काला पानी। तो भाई चाइना के साथ तो लड़ाई चली थी, इंडिया एंड नेपाल ऑल्सो फाइटिंग ऑन काला पानी, ठीक है। तो क्या है कि रिसेंटली जो नेपाल है उसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो काला पानी का एरिया है वो अपने अंडर कर लिया है, ठीक है। तो वो डिस्प्यूटेड एरिया था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, तो आप खुद सोचो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अब उस चीज़ पे कोई बार्गेनिंग हो सकती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड कर दिया, मीन्स दैट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑन दैट थिंग, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ आपको काला पानी एग्जैक्टली है कहाँ पड़ता, जैसे कि मैंने बोला मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देख लेते हैं, ये हमारी इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है, ये वाली, और फिर यहाँ से नेपाल चालू हो जाता है, ठीक है। यहाँ नेपाल चालू हो गया, दिस इज़ नेपाल, ठीक है। तो काला पानी एग्जैक्टली है कहाँ पे, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये जो एरिया है ना, ये है काला पानी, ठीक है। तो ये कंटेस्टेड एरिया है बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, ठीक है। इंडिया बोलता है ये हमारा हिस्सा है, नेपाल बोलता है ये हमारा हिस्सा है। तो हम इसकी पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और क्या है कि ये हम काला पानी को क्यों मानते हैं कि हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो बुरांग है, जो बुरांग एरिया है, यहाँ पे चाइनीज़ अपनी प्रेजेंस बनाए रखते हैं हमेशा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चाइनीज़ डिप्लॉयमेंट है। अगर हम यहाँ पे सिक्योर करके नहीं रखेंगे ना, तो ये उत्तराखंड पे डायरेक्ट इन्वेजन कर सकते हैं, और ऐसा हुआ भी था 1962 वॉर में, हम आगे जो पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। काला पानी लोकेटेड क्या है, ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ द उत्तराखंड पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये उत्तराखंड है, UK,
यहाँ के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे लोकेटेड है काला पानी। मैंने आपको लोकेशन बता दी, एक ट्रायंगल सा है। इट शेयर्स बाउंड्री नॉर्थ विद तिब्बत रीजन एंड नेपाल इन द ईस्ट एंड साउथ, ठीक है। इट इज़ वेस्ड इन बिटवीन लिम्पियाधुरा, लिपू लेक एंड काला पानी। तो जो लिपू लेक पास है वो भी यहीं पे पड़ता है, ठीक है। एरिया इज़ द लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। तो मैं बता चुकी हूँ लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। हु कंट्रोल्स द एरिया? नेपाल बोलते हैं हमारा है ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजन्स। इंडिया कहता है नहीं ये हमारा एरिया है, ठीक है। काला पानी डिराइव्स द नेम फ्रॉम रिवर काली, क्योंकि रिवर काली यहाँ पे है प्रेजेंट, ठीक है। तो अभी दिक्कत क्या आ रही है कि जो नेपाल वाले हैं, अब वहाँ उनकी खुद की रिवर है रिवर काली, तो वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है। वो किसी ना किसी ट्रिब्यूटरी को मान रहे कि भाई ये ट्रिब्यूटरी है तो यहाँ से हमारा एरिया है, बट जो काली रिवर है वो काला पानी पे आके अपना नाम काली मतलब लेती है। तो इंडिया कहता है कि जो ये काला पानी है ये हमारा पार्ट है, क्योंकि यहाँ से वो रिवर चालू होती है। उसकी जो वेस्ट वाला एरिया है ना, तो वो तो इंडिया पे होगा। मान लो ये है ये काला पानी, ठीक है। तो मान लो रिवर यहाँ से जा रही है, तो ये बोलता है कि इंडिया बोलता है कि ये वाला पार्ट हमारा है। पर कोई भी ऐसे ट्रिब्यूटरी, मान लो बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है रिवर काली की, ऐसे मिल रही है, तो नेपाल कहता है नहीं भाई ये ट्रिब्यूटरी इसके आगे वाला एरिया आपका है और ये वाला एरिया हमारा है, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट हो रही है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो नेपाल था, मान लो ये हमारा मैप है, ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। ये नेपाल है, आज के टाइम में ये नेपाल है। इनिशियली क्या था, जब टाइम था ये हमारा 1814 के आसपास का, तो उस टाइम पे क्या था, नेपाल ये जो यहाँ पे था कांगड़ा फोर्ट, मतलब हिमाचल के आसपास कांगड़ा फोर्ट से लेके सिक्किम तक, यहाँ सिक्किम है ना, तो यहाँ तक सिक्किम तक पूरा एरिया नेपाल था, बहुत बड़ा होता था नेपाल, ठीक है। तो बट तब क्या हुआ, एंग्लो नेपाल वॉर हुआ, ठीक है। तो बहुत बड़ा एरिया नेपाल का होता था, और क्या दिक्कत होती थी, नेपाल अब यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे इतना बड़ा एरिया नेपाल का था, तो जो ब्रिटिश थे उनको तिब्बत से जो वो थी ट्रेड करने में बहुत दिक्कत होती थी, नेपाल वाले नहीं जाने देते थे उनको यहाँ से। तो ब्रिटिशर्स ने लड़ाई छेड़ ली उनके साथ कि भाई हमें तो एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो लड़ाई होगी तो वॉर हो गया, तो फिर 1814 से 1816 तक चला। बाद में ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुई, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ, नेपाल लॉस्ट रीजन ऑफ कुमाऊल एंड गढ़वाल इन द वेस्ट एंड सिक्किम इन द ईस्ट। तो ये कुमाऊन गढ़वाल कहाँ पे, उत्तराखंड का रीजन था जो इन्होंने लॉस्ट कर दिया। तो पहले का नेपाल मैंने जैसे कि बताया, कांगड़ा फोर्ट मतलब हिमाचल से लेके सिक्किम तक का एरिया था पूरा, ठीक है, जिसमें आ गया हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, एग्जैक्ट नेपाल आज का, और फिर ये सिक्किम वाला एरिया आ गया, ठीक है। एंड सिक्किम को भी उन्होंने खो दिया गया। तो ये वाली चीज़ है, नेपाल इसलिए छोटा सा रह गया नेपाल आज के टाइम पे, ठीक है। तो क्लेम आर्टिकल 5 इस ट्रीटी के, तो ट्रीटी ऑफ सुगौली मैंने बता दिया, यही वाली ट्रीटी थी, किसके बीच में साइन हुई थी, गोरखा रूलर्स ऑफ काठमांडू, नेपाल की कैपिटल, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर गोरखा या वॉर या एंग्लो नेपाल वॉर, ठीक है। तो नेपाल राइट ओवर द रीजन दैट फेल टू द ईस्ट ऑफ रिवर काली। तो ब्रिटिश रूलर्स ने बोला कि जो आपका ईस्ट, ये मैंने जैसे आपको बताया था कि इसके जो ये मान लो ये रिवर काली है, तो ये इसका ईस्ट वाला पार्ट तो है नेपाल का, और ये जो वेस्ट वाला पार्ट है ये है इंडिया का। तो ये आप मान सकते हो कि जो ब्रिटिशर्स ने जो मैप ड्रॉ करने में जो हर बार ये ब्लंडर करते हैं, जैसे कि एलओसी में किया, तो ये एलएसी में भी विटनेस किया गया ऐसा। तो जब भी आंसर राइटिंग में आप लिख सकते हो कि ब्रिटिशर्स की ये एक और मतलब ख़राब चीज़ हुई है, ठीक है। तो हेयर लाइक द हिस्टोरिक ओरिजिन ऑफ द डिस्प्यूट। नेपाल एक्सपर्ट कहते हैं ईस्ट ऑफ द रिवर काली शुड बिगिन एट द सोर्स ऑफ रिवर, ठीक है। तो ये इतना मतलब स्टैट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, याद रख लेना कि भाई वो बोलता है कि वेस्ट ऑफ द रिवर काली में नेपाल को जाना चाहिए, जो ट्रीटी ऑफ सुगौली बोलती है, पर नेपाल बोलता है कि जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसको कंसिडर करना चाहिए। काली रिवर शुड बिगिन एट द सोर्स। आप सोर्स से देखो, ठीक है, सोर्स कहाँ है, माउंटेन नियर लिम्पिदुरिया, ठीक है। तो इसीलिए बोलता है कि वो माउंटेन भी हमारी है, ठीक है। तो सोर्स से आपको देखना चाहिए, तो वो सोर्स ऑफ काली रिवर हमारा ही होना चाहिए, ठीक है। फिर है कि इंडिया ऑन द अदर हैंड सेड बॉर्डर बिगेन्स एट काला पानी विच इंडिया सेज इट वेयर द रिवर बिगेन, ठीक है। वो बोलता है कि बॉर्डर हमारा काला पानी से ही शुरू होता है, काला पानी खत्म हुआ और नेपाल का बॉर्डर शुरू हुआ और वहीं से वो रिवर बिगिन होती है। तो यही बोलता है कि भाई इंडिया कह रहा है काला पानी हमारा है, नेपाल कह रहा है काला पानी हमारा है। सो दिस इज़ द थिंग, इंडिया स्टार्टेड कंट्रोलिंग लिपू लेक, ठीक है। इंडिया लिपू लेक को कैसे कंट्रोल कर रहा था, इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयन पासिस वॉज हाईली एम्पलीफाइड इन द 1962 वॉर। तो जब इंडो चाइना वॉर हुआ था तब ये वाली दिक्कत आई थी। क्यों, क्या हुआ कि जो लिपू लेक पास था वहाँ पे भी मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था, देख लेते हैं यहाँ पे
तो यहाँ पे माना नीति लीपू लेक पास यहाँ पे पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ का कंट्रोल हुआ था कब, क्योंकि यहाँ से चाइनीज़ इन्वेजन हो रहा था। अगर यहाँ से हो जाता तो उत्तराखंड में डायरेक्ट वो एंटर हो जाते, ठीक है। तो ये वाली दिक्कत आई थी, तब उन्होंने बोला था किंग को वहाँ पे कि भाई हमें यहाँ पे वो करने दो, ठीक है, वीकली गार्डेड है ये एरिया और हमें यहाँ पे गार्ड करने दो, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ की किंग ने अलाउ कर दिया था एंड हैंडेड रीजन फॉर सिक्योरिटी पर्पस टू इंडिया, ठीक है। एंड अंडर इन 1969 बायलैटरल नेगोशिएशन ऑफ ऑल द पोस्ट वर रिमूव्ड बारिंग काला पानी, ठीक है। तो हर बायलैटरल नेगोशिएशन हुए तब सारी हमने पोस्ट वहाँ से रिमूव कर ली सिक्योरिटी रीजंस, पर काला पानी तब भी रहा। तो भाई उनको तब प्रॉब्लम नहीं थी, तो पता नहीं अब उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो तब क्या हुआ था, जो चाइनीज़ इन्वेजन थी वो कहाँ से हुई, सेला पास से। सेला पास कहाँ है, तवांग में, ठीक है। तवांग कहाँ, अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। तो ये है सेला पास, ठीक है। यहाँ से तिब्बत चालू हो जाता है। दिस इज़ द सेला पास ऑफ अरुणाचल। दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने मैप इंट्रोड्यूस किया है इसका, ठीक है। सेला वॉज समवट फोर्टिफाइड एंड लीपू लेक वॉज वल्नरेबल, ठीक है। तो सेला से एंटर हुए थे ये अरुणाचल प्रदेश में 1962 में, ठीक है। एंड वेयर नेपाल एंड इंडिया अर्ड, ठीक है, इंडिया एंड चाइना वर इन क्लियर वायलेशन। और नेपाल को क्या दिक्कत हुई कि वही 2015 में लीपू लेक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें रिन्यू किया गया इंडियन मानसरोवर पिलग्रिमेज कनेक्शन, क्योंकि मानसरोवर तिब्बत में है, ठीक है। तो वो दिक्कत हुई, ठीक है। तो नेपाल बोला भाई तुमने हमारा तो लीपू लेक एग्रीमेंट कर रहे हो, लीपू लेक काला पानी में, तुमने हमसे तो कोई बात ही नहीं की उसके बारे में, वो तो हमारा पार्ट है। तो नेपाल को वहाँ से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया एंड वहाँ से ये दिक्कत चालू हुई। करंट पोजीशन क्या है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुकी है एंड जो नेपाल ने अपना मैप जारी किया है उसमें द टेरिटरी फ्रॉम लिम्फीदिया जो माउंटेन है सोर्स ऑफ काली रिवर टू काला पानी एंड लीपू लेक पास इन द नॉर्थ ईस्ट ट्रायंगुलर रीजन को अपना रीजन बताया है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हुई है एंड अब देखो भाई हमारा जो लीपू लेक पास है हमारे पास वापस आएगा या नहीं, ठीक है। तो काला पानी की लोकेशन ये है, देख लेना, ठीक है। मैं बता चुकी हूँ जो ट्रायंगल वाला डिस्प्यूटेड एरिया, ये वाला डिस्प्यूटेड एरिया, दिस इज़ काला पानी, ठीक है। आई होप वी आर क्लियर विद दैट। देन इज़ अबाउट बाकी हमने पढ़ लिया काला पानी कहाँ है, लीपू लेक कहाँ है, सोर्स ऑफ काली रिवर क्या है, लिम्पू लेक माउंटेन काफ़ी डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करने में। तो ये है लोकेशन मानसरोवर की, ठीक है। ये मानसरोवर लेक है एंड ये माउंट कैलाश है, ठीक है। तो क्या लोकेशन है, कैसे जाते हैं भाई लोग, लखनऊ से नेपालगंज चले गए, फिर काठमांडू चले गए, फिर यहाँ से ऐसे मानसरोवर चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यही एक एरिया बच जाता है जाने का वहाँ पे, ठीक है। तो नेपाल से होके जाना पड़ता है, इसीलिए जब वो 2015 में एग्रीमेंट हुआ था तो नेपाल वाले कह रहे भाई तुमने तो हमारे यहाँ से होके जाना है, तुमने हमारा नाम ही नहीं लिया इस चीज़ में। तो ये वाली चीज़ की दिक्कत हुई थी। देयर इज़ अबाउट यूएस डिस्कस कंडक्टिंग इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन डेकेड, ठीक है। बोला है कि भाई जो 1992 था उस टाइम फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन तब से बंद कर रखा है जो न्यूक्लियर टेस्ट करते थे यूनाइटेड नेशंस वाले। तो वो कह रहा है, ट्रम्प कह रहा है कि भाई हम दोबारा से चालू क्यों नहीं करते इसको, ठीक है। क्योंकि जो हमारा जो लॉजिकली कम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी थी, CTBT थी, वो वाली चीज़ें तो और भी कंट्रीज़ ने साइन की थी, वो तो इस चीज़ को फॉलो कर ही नहीं रहे हैं, तो हम क्यों करें फालतू में इस चीज़ को फॉलो। तो ये वाली चीज़ ही CTBT के बारे में देख लेते हैं। ये ट्रीटी है, कॉम नाम से समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। आप न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकते, ट्रीटी बैनिंग ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स एवरीवेयर बाय एवरीवन, ठीक है। नेगोशिएट कहाँ किए गए थे, इन द जेनेवा कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। अडॉप्ट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड ओपन कर दिया गया सिग्नेचर्स को जिसको भी करने हैं ऑन 1996, ठीक है। ट्रीटी विल एंटर इनटू फोर्स आफ्टर, मतलब जो भी साइन कर देंगे, रेटिफाई कर देंगे। इंडिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान ने अब तक इसको साइन नहीं किया। इसका मतलब वो जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये देख लेते हैं इम्प्लीकेशंस क्या होएगी कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ने 1992 से कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया गया, ठीक है। अब अगर वो करने लग गए तो क्या वही चीज़ है ना जो कोल्ड वॉर के टाइम हुआ था, आर्म्स रेस मतलब अंधाधुंध हो जाएगी चालू। एंड इन द वेक ऑफ दिस पैंडमिक दिस कैन बी वेरी थ्रेटनिंग ऑल्सो, ठीक है। US रिपोर्ट ऑल्सो क्लेम किया दैट कि रशिया ने कंडक्ट किया गया है न्यूक्लियर वेपर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड ये बोलता गया है कि US रिपोर्ट ये भी कहता है कि चाइना भी कंडक्ट कर रही है इसको, जबकि चाइना भी सिग्नेटरी है। तो ये वाली चीज़ US की क्लेम्स करे गए हैं अभी तक, ठीक है। तो जीरो यील्ड क्या है, कम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन हैज़ बीन डिफाइंड एज जीरो यील्ड टेस्ट बैन दैट वुड प्रोहिबिट सुपर क्रिटिकल हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है। सुपर क्रिटिकल हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट जो सीवियर होंगे उनको तो टोटली प्रोहिबिट करती है, बट सब क्रिटिकल मतलब ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है वो, उनको वो अलाउ कर देती है। CTBT इंपॉर्टेंट क्यों है, इट इज़ द लास्ट बैरियर कि भाई जिससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो या प्रिवेंट कर सकते हो किसी कंट्री को जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको क्रिएट करने के लिए और उनको टेस्ट करने के लिए। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ लीगली बाइंडिंग नॉर्म अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग। एक बार कर दिया तो आप लीगली बाइंडेड हो एंड इट हेल्प्स प्रिवेंट ह्यूमन सफरिंग एंड इन्वायरमेंटल डैमेज, दैट इज़ प्रिटी क्लियर,
कंसर्न अहेड क्या है, बोथ चाइना एंड रशिया हैव डिसमिस्ड यूएस कि भाई चलो हट, ये ट्रम्प तो ऐसे ही बोलता रहता है, हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। एंड ये बोल रहे हैं कि वो तो अपना ध्यान हटा रहे हैं दूसरी ट्रीटी से, जैसे कि ईरान न्यूक्लियर डील एंड INF ट्रीटी विद यूएस एंड रशिया, तो ये वाली चीज़ हो रही है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, थोड़ा CTBT के बारे में बस ध्यान रख लेना, ठीक है। कब ओपन हुई थी एंड हमने साइन किया है, नहीं किया है, तो नहीं किया है। देन इज़ अबाउट चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना ने हिंट किया है कि भाई कैसे वो अब अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करने वाले हैं, क्योंकि अभी पैंडेमिक हो गया, ठीक है। तो जो दूसरे नेशन है जिसको चाइना ने लोन दिया था वो पैसा ही नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। फ़ोन कॉल आ रहे चाइना के पास, जो भी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ है, कि भाई डिले कर दो या वेव ऑफ कर दो डेप्ट रीपेमेंट जो हमने करनी है, क्योंकि हमसे तो पैसा अरेंज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चाइनाज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस इंक्लूडेड, जो चाइना ने दिया है दूसरी कंट्रीज़ को, ग्रांट्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड प्रेफरेंशियल लोन्स भी दिए गए हैं, ठीक है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या, इट कंसिस्ट ऑफ लैंड बेस्ड बेल्ट, ठीक है। तो दो तरीके के हैं, एक तो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड सेकंड इज मैरीटाइम सिल्क रोड, ठीक है। तो दो तरीके से कनेक्ट किया गया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। देख लो, ये फोटो दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये तो सिल्क रोड है, ठीक है, पूरा रोड कनेक्टिविटी है, और ये मैरीटाइम कनेक्टिविटी है, ठीक है, कि जिससे उसने पूरा एशिया, यूरोप, ठीक है, और कुछ पार्ट ऑफ अफ्रीका भी जिससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ है। तो चाइना बहुत दयालु नहीं है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखा है, ठीक है। तो आगे मतलब ऐसे फ्री मुफ्त में लोन देगा दूसरी कंट्रीज़ को, और फिर उनसे अगर वो नहीं रिपे कर पाएंगे तो दोबारा से उनसे उनका लैंड ले लेगा, ठीक है, इस तरीके की। तो ये बहुत डिप्लोमेटिक चीज़ें होती है, इतना नहीं पढ़ना, बट याद रखना कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं। इट एम्स टू कनेक्ट ईस्ट एशियन इकोनॉमिक विद द यूरोपियन, ठीक है, एंड एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों को कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 65% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कनेक्ट होगी, 60% ऑफ वर्ल्ड GDP कनेक्ट होगी, एंड 70 कंट्रीज एंड 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स भी कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब हमें कभी अगर यूज़ करना पड़े उनका जो मैरीटाइम रोड है या सिल्क रूट है, तो हमें उनको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। पैसा दे रहे हैं तो फिर वो अपना मनमर्जी का चार्ज करेंगे, क्योंकि हमें ट्रेड करना पड़ेगा, एंड वो हमारे वेसल्स भी कभी मन चाहे अगर उनको डिस्टर्ब करना है तो वो रोक सकते हैं। तो वेरियस तरीके की चीज़ें आगे डिस्टर्ब हो सकती है। अप्रॉक्स $1 ट्रिलियन तक उसने अभी तक इसमें खर्चा किया है, ठीक है। तो इसमें रेल भी है, हाई स्पीड रोड भी हैं, रेल कॉरिडोर्स भी हैं, तो सारी चीज़ें की तरह की चीज़ें हैं। इंडिया के कंसर्न क्या है, सबसे पहला तो जो भाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो इंडिया के POK से होके गुजर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है, मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया, ये है POK, ठीक है। तो जो CPEC है वो यहाँ से होके गुजर रहा है, ठीक है, यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया कह रहा है ये हमारा पार्ट है, कि इंडिया जो POK है उसको बस डिस्प्यूट में तो रिकॉग्नाइज़ करती है, बट ये है कि उसको मैप में रिकॉग्नाइज़ नहीं करती, ठीक है। तो वो उसको इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान ही मानती है। तो वो बोलती है कि भाई ये हमारा पार्ट है, आप इसमें कैसे हमसे बिना पूछे ये CPEC बना रहे हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो ये कैसे बना रहे हो, क्योंकि ये पार्ट हमारा है। फिर है डेप्ट ट्रैप। इंडिया के कंसर्न क्या है, ये क्या है, जो आसपास की कंट्रीज़ हैं उनको एज अ उसमें डेप्ट ट्रैप में धकेल रहा है, मतलब उनको लोन दे रहा है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहा है। जब वो रीपे नहीं कर पा रहे, वो बोलेगा चलो कोई बात नहीं, आप हमें हमारा लैंड दे दो। तो मान लो कल को उसने नेपाल के साथ ऐसा किया, वो हमारा बॉर्डर मतलब पड़ोसी देश है, तो अगर वो नेपाल के साथ कर लिया, मान लो काला पानी वाले इशू के साथ, वो बोलेगा कि काला पानी के एडजॉइनिंग हमें कुछ एरिया दे दो, तो क्या होगा, कितना ईजी होगा उनके पास काला पानी से वहाँ पे एंटर करने में, आप सोच सकते हो। तो सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज़्यादा है ये डेप्ट ट्रैप की वजह से। श्रीलंका के साथ भी वो सेम ऐसा ही कर रहा है। चाइना इज़ प्लानिंग टू एक्सटेंड CPEC टू अफगानिस्तान इवन, ठीक है। जो CPEC है पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो उसको अफगानिस्तान तक भी कंटिन्यू करेगा, ठीक है। देन इज़ अबाउट वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में चाइना इज़ काउंटरिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। तो जो इंडिया की स्ट्रैटेजी है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वहाँ पे अपनी ज़्यादा प्रेजेंस बढ़ा रहा है। नॉर्थ ईस्ट रीजन जो अरुणाचल वाला एरिया, और ये हमारे लिए सिक्योरिटी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। टेंस बायलेटरल रिलेशंस विद चाइना, डीप मिसट्रस्ट एंड इंडियाज़ ग्रोइंग कंसर्न, क्योंकि चाइना अपनी हेजमनी मीन्स दादागिरी बिठा रहा है इन द साउथ एशिया रीजन एंड ऑल्सो इन द इंडियो पैसिफिक। अब खुद देखो साउथ चाइना सी में तो उनका यही दबदबा है, मान लो उनका साउथ ईस्ट एशियन वाले रीजन में भी हो गया तो इट विल बी जस्ट एंड जस्ट चाइना, एंड हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं होगा कि हम उनके साथ लड़ सकें। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, चाइना ने अपना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, अब आप LAC का हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पे अपनी मिलिट्री भी डिप्लॉय किए जा रहा है। तो दिस क्लियरली स्टेट दैट कि वो उसके इरादे बहुत ज़्यादा नेक नहीं हैं। सो दिस वॉज अबाउट CPEC एंड चाइनाज BRI। देन इज़ अबाउट किकाडास। किकाडास क्या होते हैं, इंसेक्ट्स हैं जो स्पेंड करते हैं मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स लिविंग अंडरग्राउंड, ठीक है। सिर्फ वो मेट करने आते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस करने आते हैं बाहर, ठीक है, वैसे पूरा टाइम अंडरग्राउंड रहते हैं। बहुत डॉन है, अक्खा अपने इलाके का पूरा टाइम अंडरग्राउंड रहता है।
वंस अंडरग्राउंड लाइफ स्पैन फेयरली शॉर्ट, ठीक है, 2 से 4 हफ्ते तक ही जीते। इनकी खास बात क्या है, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। 100 डेसिबल में इंसान के कान दुखने लगते हैं, ठीक है। जो जिस तरीके की मान लो घास काटने वाली मशीन है ना, पूरा टाइम जैसे वो आवाज़ करती है, सोचो पूरा दिन आपको वो सुनने को मिले तो कितनी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो 100 डेसिबल से भी ज़्यादा ये नॉइज़ करते हैं। तो यूएस ने क्या बोला है कि भाई अभी जो पीरियोडिकल किकाडास हैं अभी 2020 और 21 में खूब आएंगे, तो तैयार रहना इनके लिए। तो अप्रॉक्स 17 साल बाद ये रिटर्न कर रहे हैं किकाडास। तो भाई अब देख लो, हमारे यहाँ लॉकस्ट का आने वाला है, टिड्डी जिसे कहते हैं, वहाँ पे किकाडास आ रहे हैं। तो भगवान जी पता नहीं क्या ही टपका के ही मानेंगे, आप सोच सकते हो। व्हाट हैपन्स व्हेन किकाडास इमर्ज, तो किकाडास जब ग्राउंड से आएंगे तो ये शेड कर देंगे अपनी एक्जोस्केल्टन मीन बाहर की स्किन की लेयर शेड कर देंगे। जैसे सांप अपनी वो छोड़ देता है ना, तो लेयर स्किन शेड कर देता है, वैसे ही। एंड इन देयर एंड फिर वो अपनी विंग्ड फॉर्म मतलब उड़ने वाले बन जाते हैं। फोटो ये है किकाडा की, देख चुके हो आप, ठीक है। मेल किकाडस सिंग करते हैं टू अट्रैक्ट फीमेल्स, एंड फिर क्या होएगा, किकाडस इतना तेज़ चिल्लाते हैं और 100 डेसिबल तक की उनकी साउंड होती है, ठीक है। तो क्या होता है, तेज़ तेज़ क्यों चिल्लाते हैं, ताकि बर्ड्स वहाँ से भाग जाएं एंड वो सिर्फ अपनी जो फीमेल पार्टनर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस बताया गया। मीटिंग होती है, फीमेल एग ले करती हैं इन द ट्विग्स मीन्स ट्री की ब्रांचेस, ठीक है। तो फीमेल 400 एग्स अप्रॉक्स ले करती है। तो एग पहले तो ट्विग्स पे रहते हैं, पेड़ की तनियों पे रहते हैं। फिर जब वो हैच कर जाते हैं तो जो निम्फ है, छोटा बच्चा है, वो ग्राउंड पे नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो फिर वो अपने आप को बरो कर लेता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, क्योंकि किकाडास तो डॉन है, अंडरग्राउंड ही रहते हैं। फिर 13 से 17 साल बाद जब वो बड़ा हो जाता है तब वो आता है, ठीक है। आप खुद सोच सकते हो, वो 17 साल पहले आए थे, ठीक है, यूएस में। अब वो जो उनकी वो फीमेल उस टाइम पे एग हैच करके गई थी, अब वो दोबारा आएंगे, ठीक है। तो वही है ना कि मेरे करण अर्जुन लौट के आएंगे, तो वो आ गए भाई आपकी किकाडास, तो देख लो, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट डैमेज करते हैं स्मॉल ट्विग्स को, ठीक है। तो जो ऑर्नामेंटल एंड हार्डवुड ट्रीज है, क्योंकि अब जो किकाडास नए आएंगे वो मेल होंगे, वो मेल फिर फीमेल को अट्रैक्ट करेंगे और फिर उनकी मेटिंग होगी, फिर दोबारा से ट्विग्स पे वो चीज़ें अफेक्ट करेंगे। तो ये 2020-21 पे चलेगा ही चलेगा यूएस में, ठीक है। तो इससे यही है कि जो पेड़ वगैरह है, एप्पल हो गया, इस तरीके की चीज़ें, पेड़ हो गए, इनके पेड़ बहुत सीरियसली अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। दैट इज़ अबाउट जर्ड। जर्ड क्या है, ग्रैंड इथोपियन रेनेसां डैम, ठीक है। तो बेसिकली एक डैम है, कहाँ पे है, इथोपिया में। मैं आपको लोकेशन बता दूंगी। तो इसको मिलेनियम डैम भी बोला जाता है, ठीक है। इथोपिया रीजन में है, ऑन द ब्लू नाइल रिवर, ठीक है। एंड साउथ सूडान सूडान के 40 किलोमीटर्स ईस्ट में है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ये है इथोपिया, ठीक है। सूडान के 40 किलोमीटर्स ईस्ट में बोला, ये सूडान है, इसके यहाँ पे ईस्ट में ब्लू नाइल है और यहाँ पे ये डैम है, ठीक है। तो वो देख लो भाई, इथोपिया है, इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी, अफ्रीका का मैप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखना है आपने कैसे स्टडी करना है। इथोपिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, इक्वेटर जा रहा है, कैप्रिकॉन जा रहा है, कौन सा जा रहा है, आसपास कौन सी स्टेट्स बॉर्डर कर रही हैं, कौन सी रिवर जा रही है उसके आसपास, ठीक है। क्योंकि न्यूज़ में है तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इजिप्ट है, यहाँ से नाइल रिवर होके आती है, ठीक है। फिर ये डिवाइड कर जाती है ब्लू नाइल और वाइट नाइल में, ठीक है। और ये वाइट नाइल जाके मिलती है लेक विक्टोरिया में, जो तंजानिया में है, ठीक है। सो दिस इज सॉरी लेक विक्टोरिया, इसका सम पार्ट है कॉन्गो में, ठीक है। नहीं सॉरी, सम पार्ट इसका युगांडा में एंड सम पार्ट तंजानिया में। सो ये इंपॉर्टेंट है। तो इथोपिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, केन्या, ठीक है, युगांडा, सॉरी ये एग्जैक्ट बॉर्डर नहीं करता। सो इसकी बॉर्डरिंग कंट्री से केन्या, साउथ सूडान एंड इरिट्रिया। तो एग्जैक्ट बॉर्डरिंग कंट्रीज़ 4 ही हैं, ठीक। यहाँ पे इसका मैप है, ठीक है, ये जॉर्ड का, एंड ये ब्लू नाइल रिवर पे है, ठीक है, ब्लू नाइल रिवर, और फिर ये लेक तना में होती है, ठीक है। सो दिस इज़ द मैप एंड यू मस्ट बी वेल वर्स्ड विद द मैप एज वेल, ठीक है। तो ये अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ये अफ्रीका का लार्जेस्ट डैम कहलाएगा, ठीक है। अब इजिप्ट को ऑब्जेक्शन हो रही है, क्योंकि देखो इजिप्ट से ये रिवर नाइल होके आ रही है, वो बोल रहे हैं कि भाई बांध बना दोगे, रिवर का फ्लो रुक जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। डैम पे तो हमेशा ही इश्यूज़ आए हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ नाइल एज नेसेसरी वाटर सोर्स इन द रीजन, ठीक है। इसलिए डिस्प्यूट हो रहा है बिटवीन 2 नेशंस। यूएस बोल रहा है कि मैं आता हूँ मीडिएट करवाने, यूएस का तो काम ही है, जहाँ पे दिक्कत हो रही है वहाँ पे चले जाते हैं उठ के। तो 3 न्यू प्लांट स्पीशीज रिपोर्टेड इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट पैच इन सदर्न एंड वेस्टर्न घाट्स इन केरला इन तमिलनाडु, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कहाँ पे, ये नहीं है कि स्पीशीज़ नहीं पूछेगा कोई आपसे, मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कौन सी स्पीशीज़ है, पर एग्जैक्टली नहीं पूछेगा, ना ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, वेस्टर्न घाट्स में कहाँ कहाँ मिला है, केरला और तमिलनाडु में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में, कहाँ पे है मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केरला की है, ठीक है। वहाँ पे क्या क्या मिला है, यूजीनिया स्फेरोकार्पा, ठीक है। ये इस तरीके का प्लांट है, ये रोज़ एप्पल फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये पैलेटेबिलिटी है, मतलब खाने लायक है ये वाला प्लांट, मतलब इतना कड़वा या इस तरीके का नहीं है। पिक्चर ये मैंने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। देन इज़ अबाउट गोनियोथैलेमस सेरिशियस, ठीक है। तो ये कस्टर्ड एप्पल की जो फैमिली है उसको बिलोंग करता है। इट बिलोंग्स टू कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये ध्यान रखना, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तमिलनाडु में। एंड मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, केरला में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कर लेना, प्लांट्स बेशक भूल जाओ, ठीक है। सीरिशियस क्या खास है कि भाई सिल्की डेंस सिल्की हेयर्स होती है इसके पेटल्स पे, तो ये इसके पेटल्स, पेटल्स मतलब पत्तियाँ फूल की, तो इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे सिल्की हेयर्स है। देन इज़ अबाउट मेमेसालियम नर्वोसम, ठीक है। तो ये क्या है, इट रेफर्स टू रेस्ड लेटरल्स एंड वीन्स ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ लैमिना। इंपॉर्टेंट नहीं है, लैमिना बॉटनी में जाओगे नहीं समझ आएगा, तो इस तरीके का प्लांट है। मेमेसिलियन नर्वोसम के बारे में ध्यान रख लेना। कहाँ मिला भाई, वेस्टर्न घाट्स के एरिया में, केरला और तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट इज दैट कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु की, मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसकी है उसकी, ये केरला की, ठीक है। आई होप वी आर डन विद दैट। देन इज़ अबाउट एडिनो वायरस कोविड-19 वैक्सीन। अब बोल रहे हैं कि भाई अभी रिसर्च तो हो ही रही है तो ये आएगा ही। एडिनो वायरस क्या है, कॉमन कोल्ड वायरस है, ठीक है। जो कॉमन कोल्ड होती है, नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है, वो कौन कोज करता है, एडिनो वायरस, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई एडिनो वायरस कोविड-19 की वैक्सीन के लिए भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि कोविड-19 भी फ्लू है, ठीक है, कॉमन कोल्ड भी फ्लू है, तो उसके लिए यूज़ हो सकता है। एंड जेनेटिक, क्योंकि ये जेनेटिक मटीरियल कैरी करता है, ये जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, ठीक है। जो कोरोना वायरस का ग्लाइकोप्रोटीन है, ये कोरोना वायरस होगी, इसकी जो आउटर लेयर है, ठीक है, उसका ये जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, ठीक है। तो ये मतलब इसमें थोड़ा सा हिंट है कोरोना वायरस के पार्टिकल्स का। तो अगर ये थोड़ा सा हिंट हमारी बॉडी में चला गया तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी, तो इसको एज अ वैक्सीन डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आइडिया रखना एडिनो वायरस क्या होता है। देन इज़ अबाउट मिजोरम ग्रांट्स इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स। क्यों किया कि भाई ताकि जो इन्वेस्टमेंट आ सके, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, बेसिकली फंडा यही है, क्योंकि इंडस्ट्री बना दिया, फर्स्ट स्टेट है टू डू सो। तो याद रखना, ठीक है। आगे इसमें कोई अपडेट होगी तो फिर ध्यान रखना कि अच्छी हुई तो फिर आप एग्जाम्पल साइड कर सकते हो। बिसाइड फुटबॉल, हॉकी, रेसलिंग, उसने जो इंडिजिनस गेम है उनको भी इसका दर्जा दिया, तो ये अच्छी बात है। जैसे कि वहाँ पे भी स्टिक फाइटिंग होता है, कॉक फाइटिंग भी होता है, रिले रेस यूजिंग बैम्बू, ठीक है। तो ये नाम इनके थोड़े देख लेना, ठीक है, याद रहे तो। इनसुकवारा एंड कल्चेट काल एंड इनरपथाई, तो ये मिज़ोरम के गेम्स हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, मिज़ोरम से नेबरिंग जो स्टेट्स हैं उनके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे आप लोग। देन इज़ अबाउट शाही लीची। शाही लीची फ्रॉम मुजफ्फरपुर एंड जरदालू मैंगो फ्रॉम भागलपुर, ठीक है। तो इनको बोला कि जो बिहार के पोस्ट वाले हैं वो डिलीवर कर देंगे आपको आपके घर पे, तो ये अच्छी बात है। तो शाही लीची कहाँ पे ग्रो होते हैं, मुजफ्फरपुर, ठीक है, बिहार का एरिया है। एंड शाही लीची को जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है। एंड कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पे आइडियल है फॉर लीची कल्टीवेशन। अब आपको लीची से शायद कुछ याद आ जाए, एनसेफेलोपैथी, ठीक है, जो बच्चे बीमार हो गए थे, ठीक है। आपको याद होगा कि कच्ची लीची खाने से ब्रेन में सूजन हो गई थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये वही वाली शाही लीची है, ठीक है। जब इसको कच्ची खा लेते हैं इस तरीके के टॉक्सिन जनरेट होते हैं जो सिर को फुला देते हैं, बहुत सारे बच्चों की डेथ भी हुई थी। देन इज़ अबाउट जरदालू मैंगो। जरदालू मैंगो क्या है, लाइट येलो कलर की एंड स्वीट फ्रेगनेंस होती है, भागलपुर बिहार में ग्रो होते हैं, ये भी अपने एरिया के जीआई टैग है, दादा है अपने एरिया के। देन इज़ अबाउट कटकारी ट्राइब। कटकारी ट्राइब क्या है, 75 पीवीटीजीज में से है। तो अभी कभी कोई पूछे तो पीवीटीजीज कितनी है हमारे यहाँ, 75, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। तो जो जो न्यूज़ में आती रहे याद करते रहना, ठीक है, एक साथ तो 75 याद होंगी नहीं। एंड कटकरीज आर हिस्टोरिकली फॉरेस्ट ड्वेलर्स, फॉरेस्ट में रहते, कहाँ पाए जाते हैं, रायगढ़, पालगढ़, रत्नागिरी, थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, एंड सम प्लेसेस ऑफ गुजरात एज वेल। तो वेस्टर्न वाले रीजन में ज़्यादा मिलते हैं ये, ठीक है, साउथ वेस्ट रीजन में। तो कटकरी इज डिराइव फ्रॉम फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटी। इनको कटकरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो कटेचू मतलब जो काठ है, मतलब जो वुड है उसको जो खेर ट्री से मिलता है, अकेशिया, ठीक है। अकेशिया, अब जो भी, अब थोड़ा आप ऐसे दिमाग लगाओ, अकेशिया क्या है, मतलब श्रब्स टाइप की, थॉर्न्स, इस तरीके की जो वेजिटेशन है उसको अकेशिया बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पे होती है, गुजरात हो गया, मतलब ड्राई रीजन्स में होगी, तो अकेशिया वहाँ का रीजन्स है। थोड़ा अगर नहीं पता चले तो ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं आप अपने आंसर्स। तो उसको जो बॉइलिंग, ये वुड है, उसको जो अकेशिया का वुड है उसको बॉयल करते हैं, एंड जो रिजल्टेंट पानी बचता है उसको बॉयल करते हैं। तो ये वाली चीज़ ये कटकरी ट्राइब करते हैं, इसलिए उनका नाम कटकरी निकाला गया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिस्कशन एंड आई होप यू लाइक द डिस्कशन। तीनों क्वेश्चंस के प्लीज़ आंसर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।